हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है ना वो थोड़ा सा लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एकदम फिनिश करने वाले हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, आइए थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, याद करिए। एक कहा था हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। सेकंड क्या कहा था बेटा, हमने कहा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने क्या पढ़ना था, हमने पढ़ा टेस्टिस को, ठीक। फिर हमने टेस्टिस का पूरा पोस्टमार्टम किया, फिर हमें ये पता चला कि उसमें स्पर्म कैसे बनता है। यानी टेस्टिस में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको पढ़ा हमने? स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा। स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या था? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बेटा तीन चीजें आ रही थी। एक तो था एसेसरी डक्ट सिस्टम, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है ग्लैंड्स, ठीक। और ये था बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अभी तक हमने ये सीख लिया है, ये डक्ट सिस्टम सीख लिया है। आज हमको आज की क्लास में क्या सीखना है बेटा, आज की क्लास में हमको सीखना है ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ साथ में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक, ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए लिखिए आप, ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स है ना, वो ग्लैंड्स बेटा हमारी तीन है। पहला है हमारी सेमाइनल वेसिकल, ठीक। दूसरा है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, और जो थर्ड है हमारी वो है हमारी बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक। इसी को एक और नाम से जानते हो, इसको आप कहते हो काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। तो ये तीन ग्लैंड है, इन्हीं को हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने की कोशिश करते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि तीनों ग्लैंड्स होती कहाँ पर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है, इसी बहाने हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कवर हो जाएगा, एक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा, सबसे पहले होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। चलो थोड़ा सा इधर से बनाते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा, हमारा वो टेस्टिस होता है। तो ये हो गया हमारा टेस्टिस। आपको पता है टेस्टिस कहाँ होता है, तो टेस्टिस बॉडी के बाहर होता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम से यहाँ से देखो आपको एक नली जाती हुई दिख रही है, डक्ट जाती हुई दिख रही है, ठीक। इस डक्ट को आप क्या नाम देते हो? इस डक्ट को आप कहते हो वास डिफरेंस। क्या नाम दिया आपने इसको? वास डिफरेंस का। वास डिफरेंस ऐसे ऊपर चलती चली गई, चलती चली गई ऐसे, ठीक है। ऊपर की ओर अब कहाँ पहुंच गई है ये? ऊपर है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। क्या है ऊपर? एब्डोमिनल कैविटी है। तो अब आपकी ये वास डिफरेंस कहाँ पहुंच गई? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पर होता है बेटा आपका एक यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, जिसमें यूरिन आके इकट्ठा होता है। इसमें क्या होते हैं बेटा, ऊपर से आती हैं दो यूरेटर, दो किडनियां होती हैं आपके, दोनों किडनियों से एक एक यूरेटर आती है। यूरेटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो ला के इसको कहाँ पावर कर देती है, यानी कहाँ डाल देती है? वो डाल देती है ब्लैडर में। ब्लैडर क्या है बेटा? ब्लैडर वो प्लेस है जहाँ पर यूरिन क्या होता है? स्टोर होता है। यूरिन क्या हो रहा है? यहाँ पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आई।
अब आगे चलते हैं। देखो ये जो मेरी वास्ट डिफरेंस आ रही है ना बेटा, ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें यहीं की यहीं क्लियर हो जाएंगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा, पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो ये जो मेरी वास्ट डिफरेंस आ रही है इधर से ना, ये क्या करती है, इसके ऊपर से ऐसे ओवरलैप कर जाती है। सपोज करो ये मेरा क्या है, ये मेरा यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो वास्ट डिफरेंस आ रही है ना, ये इसके ऐसे ऊपर से आती है, ठीक है। ये वास्ट डिफरेंस, एक वास्ट डिफरेंस इधर से आएगी और दूसरी वाली इधर से आएगी, क्योंकि टेस्टिस कितने होते हैं बेटा, टेस्टिस तो 2 होते हैं। चलो तो एक कहाँ से आ रही है बेटा, एक आते हुए इसके ऊपर से ऐसे क्या करती है, ओवरलैप कर जाती है। ऐसे क्या किया इसने, ओवरलैप करते हुए इसके ऊपर से कहाँ आई, यहाँ पर आई। सेम ऐसे ही इधर वाला टेस्टिस होता है। चलो इस सेम ऐसे ही इधर वाला टेस्टिस से ऐसे निकलते हुए एक यहाँ से ऐसे कुछ ऐसे इसके ऊपर से आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पर आ गई। अब ये वास्ट डिफरेंस इसको ओवरलैप करके जैसे आगे बढ़ती है ना, वैसे बेटा ये क्या हो जाती है, थोड़ा सा डायलेट हो जाती है और स्वेल कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा, डायलेट कर जाती है और थोड़ा सा स्वेल कर जाती है, मतलब थोड़ा सा फूल जाती है। फूले हुए पार्ट को, इस पार्ट को बेटा हम लोग एक नाम दे देते हैं एम्पुला का। क्या कहते हैं बेटा, ये हमारा क्या है, एम्पुला है। ये एम्पुला है तो ये भी एम्पुला होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारी है फर्स्ट ग्लैंड, जिसका नाम क्या है, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल संख्या में कितनी होती है बेटा, ये 1 पेयर होती है। कितनी होती है, 1 पेयर होती है, यानी इसके नंबर कितने होंगे, इसके नंबर होंगे 2। तो यहाँ पर क्या बनाया हमने, एक सेमाइनल वेसिकल यहाँ पर बनाया और एक सेमाइनल वेसिकल हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इस सेमाइनल वेसिकल से एक ऐसे पाइप निकलती है, एक ऐसे डक्ट निकलती है, वो डक्ट जाके इससे ज्वाइंट हो जाती है। देखो यहाँ से आ रही है एक ऐसे और एक यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से आने के बाद वो क्या होती है बेटा, इसके साथ ज्वाइंट हो जाती है, ठीक है। देखो ज्वाइंट होके एक डक्ट बन गई, ऐसे बन रही है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा है सेमाइनल वेसिकल। क्या है हमारा, सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल ज्वाइंट हो रहा है किसके साथ, वास्ट डिफरेंस के साथ, ठीक है। वास्ट डिफरेंस के साथ बेटा ये ज्वाइंट होके एक डक्ट बनाता है, एक नई डक्ट बनाता है ना, जिसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से हम लोग थोड़ा सा एक बार स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो टेस्टिस है, यहाँ से क्या निकली, वास्ट डिफरेंस निकली। वास्ट डिफरेंस क्या लेके जाती है, स्पर्म को लेके जाती है, कहाँ से, टेस्टिस से कहाँ लेके जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में। वो स्पर्म को लेते हुए यहाँ पहुंची, यहाँ पर उसका थोड़ा सा पार्ट जो है, जब ये ओवरलैप करके आगे बढ़ी यूरिनरी ब्लैडर को, तो फिर यहाँ पर उसका एक फूला हुआ पार्ट दिखाई दिया, जिसको आपने क्या कह दिया, एम्पुला कह दिया। एम्पुला के आगे जैसे ही बढ़ती है ना, उससे आके एक दूसरी डक्ट अटैच कर जाती है, जो कहाँ से आ रही है, जो आ रही है आपके सेमाइनल वेसिकल से। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारी सेमाइनल वेसिकल है, ठीक है। अब सेमाइनल वेसिकल से जैसे ही आगे बढ़ती है, क्या बन जाती है बेटा, ये इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। अब इजैकुलेटरी डक्ट से जो कुछ भी निकलता है, वो कहाँ जाके ओपन हो जाता है बेटा, ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ, ये वो पार्ट है जिसको आप यूरेथ्रा कहते हो, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, इस पार्ट को आप क्या नाम देते हो, इस पार्ट को आप कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं बेटा आप, यूरेथ्रा। यानी इजैकुलेटरी डक्ट जो है ना, ये दोनों इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ ओपन होती हैं, तो ये यूरेथ्रा में ओपन होती है। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो कुछ भी आया होगा वो आया होगा एम्पुला में, फिर यहाँ से सेमाइनल वेसिकल से जो कुछ भी गया होगा वो इस इजैकुलेटरी डक्ट में आके दोनों मिक्स हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं, जब सेमाइनल वेसिकल को अच्छे से पढ़ेंगे तब। इस डायग्राम को बना रहने देंगे, क्योंकि इसी से हमको सारी चीज़ें सीखने को आगे मिलती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ से दोनों जब ज्वाइंट हो जाती हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। डक्ट कहाँ अपना जो कुछ भी है वो कहाँ पर डाल देती है बेटा, यूरेथ्रा में डाल देती है। अब यूरेथ्रा के आगे, यूरेथ्रा के आगे यहाँ पर एक सिंगल ग्लैंड होती है, और ये यूरेथ्रा उस ग्लैंड के बीच से गुजर रही है, देखो, ठीक है। अब इस ग्लैंड की भी छोटी छोटी सी क्या होती है, डक्ट होती है, जो कहाँ ओपन होती है, जो ओपन होती है कहाँ पर बेटा, यूरेथ्रा में, ठीक है। अब ये जो सिंगल ग्लैंड जिसके बीच से आपकी यूरेथ्रा गुजर रही है, इस सिंगल ग्लैंड को भी कुछ कहते होंगे।
ये जो सिंगल ग्लैंड आपको दिख रहे हैं ना, इस ग्लैंड को कहा जाता है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो कुछ भी निकला हुआ केमिकल होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यूरेथ्रा में आ जाएगा। अब यूरेथ्रा में और आगे की तरफ बढ़ने पर यहाँ पर बेटा पी शेप्ड मटर के दाने जैसी तो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक। इन ग्लैंड्स को हम लोग कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर है। आपको इस पूरे डायग्राम में आपको तीनों ग्लैंड्स दिख रही हैं। फर्स्ट ग्लैंड कहाँ पर है, यहाँ पर देखो कितने में है, पेयर में है। उसके बाद प्रोस्टेट कैसी है बेटा, ये सिंगल है। ये कैसी ग्लैंड है, ये सिंगल है, ठीक है। उसके बाद ये आपको बल्बोरेथ्रल दिख रहा है, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको एक और नाम देते हो आप काउपर्स ग्लैंड का। ये भी किस में है बेटा, ये भी आपकी पेयर में है। तो ये भी कितने हैं बेटा, 1 पेयर, ठीक है। आई होप यहाँ पर अब आपको समझ आ गया होगा कि ये तीनों ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं, कैसे होती हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है, ये आपका पेनिस है, ठीक। इसके भी स्ट्रक्चर को आज कायदे से लिखना है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए ये कौन सा पार्ट है, ये पेनिस का पार्ट है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। अब फर्स्ट ग्लैंड आप लोग हेडिंग डालिए, फर्स्ट ग्लैंड, इसका नाम क्या है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। फर्स्ट ग्लैंड हम लोग डालेंगे सेमाइनल वेसिकल। चल, पहली ग्लैंड का नाम हम लोग लिख लेते हैं सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। चल, अब देखो सेमाइनल वेसिकल क्या है। सेमाइनल वेसिकल एक मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। फर्स्ट बात क्या है, ये पहली बात क्या लिखेंगे, सेमाइनल वेसिकल इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। क्या बताइए, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। अब ध्यान से सुनो जरा, यहां से क्या बनता है बेटा, यहां पर बनते हैं स्पर्म्स। क्या बनते हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। वो स्पर्म इस रास्ते से ऐसे चलते हुए यहां पर आते हैं, इस एम्पुला वाले पार्ट। अब जब ये मेल किसी फीमेल के साथ फिजिकल रिलेशन में होता है, जब वो शारीरिक संबंध बना रहा होता है, उस टाइम पर यहाँ से ये स्पर्म ना एक लिक्विड के साथ क्या होते हैं, बाहर आते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक लिक्विड के रूप में क्या होते हैं, बाहर आते हैं। यानी स्पर्म होगा और फिर कुछ लिक्विड होगा जिसमें ये तैर रहे होंगे, वो लिक्विड कहाँ से बाहर आता है बेटा, यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पार्ट था ना, इस पार्ट को मैंने क्या कहा था, ये पार्ट जो है बेटा यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा की ये जो ओपनिंग है ना, जो बाहर की ओर खुलती है, इसको आप कहते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस। यूरेथ्रल ओरिफाइस से क्या चीजें बाहर आती हैं बेटा, 2 चीजें बाहर आती हैं। एक तो बाहर आता है इससे यूरिन, क्योंकि ये यूरेथ्रा जो है ना पीछे कहाँ जुड़ा होता है, इस ब्लैडर से, ठीक है। अब देखो इसी रास्ते से एक तो यूरिन बाहर आया, दूसरा बाहर आता है बेटा आपका सीमेन। क्या बाहर आता है, सीमेन। अब सीमेन क्या होता है वो अभी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी ये समझने की कोशिश करते हैं ना कि इधर से क्या बाहर आता है, सीमेन बाहर आता है। सीमेन क्या होता है, एक तरीके का लिक्विड होता है जिसमें क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो सीमेन है ना, वो क्या है, एक तरीके का लिक्विड है, ठीक है। इसमें कुछ लिक्विड पार्ट होगा और कुछ स्पर्म होंगे, ठीक है। तो स्पर्म जिस लिक्विड में तैर रहे होते हैं ना, उनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, तो दोनों को, स्पर्म को भी और उस लिक्विड को भी, दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, ठीक है। सीमेन किस चीज़ का बना होता है, क्या होता है उसमें, अभी वो आगे की बातें हैं। तो फिलहाल आप ये समझिए कि थोड़ा सा पहले आप रिकैप ऐसे समझ लीजिए कि सीमेन क्या होता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगी। देखो, जब स्पर्म यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आएगा, तो बेटा इस ग्लैंड से भी तो कुछ फ्लूइड निकलता है। इस ग्लैंड से फ्लूइड निकल कर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस इजैकुलेटरी डक्ट के पास में स्पर्म, इधर से जाता हुआ स्पर्म और इधर से निकलता हुआ लिक्विड, दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो दो के दोनों कहाँ एंटर कर जाएंगे, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में जब ये दोनों आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ने पर इनको क्या मिलेगा, इनको प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विड मिलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो कुछ भी लिक्विड निकलेगा वो भी तो इसी यूरेथ्रा में जाएगा,
तो यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड प्लस यहाँ पर स्पर्म, अब यहाँ पर आके किससे मिल जाएगा बेटा, अब आके मिल जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड से, ठीक है। और वो प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड जब इसमें मिक्स हो जाएगा तो ये तीनों आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे इसको कौन मिलेगा, आगे इसको मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड। तो यानी अब ये 3 ग्लैंड के फ्लूइड प्लस स्पर्म, ये चारों चीजें जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तब वो क्या बन जाती हैं बेटा, तब वो सीमेन कहलाती हैं। एक बार मैं यहाँ पर छोटा सा लिखता हूँ, आप ये समझिए। सबसे पहले क्या चला, सबसे पहले चला स्पर्म, कहाँ से, टेस्टिस से। तो ये सबसे पहले कहाँ से आया, टेस्टिस से। अब टेस्टिस से जब ये स्पर्म चला तो इसमें क्या मिक्स हुआ, सबसे पहले जब ये यहाँ पहुंचा तो इसमें मिक्स हुआ बेटा आपका सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड, ठीक है। फिर जब ये आगे चला तो कहाँ पहुंचा, यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचा, यहाँ से होता हुआ यूरेथ्रा में आके गिर गया, यूरेथ्रा से होता हुआ कहाँ पहुंचा बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड के सामने। तो इसमें क्या मिक्स हुआ, इसमें मिक्स हुआ प्रोस्टेट फ्लूइड। क्या मिक्स हुआ, प्रोस्टेट फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल फ्लूइड कहाँ से हुआ है, सेमिनल वेसिकल से। प्रोस्टेट फ्लूइड कहाँ से आया, प्रोस्टेट ग्लैंड से। अब जब ये थोड़ा सा और आगे चला तो यहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से भी तो कुछ फ्लूइड निकलेगा, तो वो जाके जुड़ जाता है, यानी अब थोड़ा सा फ्लूइड आके और ऐड हो गया, कहाँ से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। यहाँ से आया बेटा बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड। अब ये देखो, ये आपका क्या है, ये फ्लूइड पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये स्पर्म है। क्या है ये, स्पर्म। स्पर्म और इस फ्लूइड पार्ट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सीमेन। तो अब स्पर्म कहाँ तैर रहा होगा, इस फ्लूइड वाले पार्ट में तैर रहा होगा, इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। कहाँ से बाहर आता है बेटा, वो यूरेथ्रा से बाहर आता है। तो जो आपका यूरेथ्रा है ना, उससे यूरिन भी बाहर आता है और सीमेन भी बाहर आता है। यानी यूरेथ्रा जो है ना, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। यहाँ तक बात क्लियर। अब यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई वो चीजें तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं बेटा हम लोग सेमाइनल वेसिकल के बारे में। सेमाइनल वेसिकल कैसी होती है बेटा, तो पहली बात तो ये कैसे होती है, ये फाउंड इन पेयर, यानी किस में पाई जाती है, पेयर में पाई जाती है। यानी इनके नंबर्स कितने होते हैं बेटा, इनके नंबर्स होते हैं 2, ठीक है। नंबर कितने होंगे इनके, नंबर होते हैं 2। अच्छा, फिर हम लोग ये देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मतलब इस सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है, फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम सेमिनल वेसिकल इज कंपोज्ड ऑफ, किन किन चीजों का बना होता है। तो बेटा इसमें पहली चीज क्या होती है, तो इसमें पहली चीज होती है बेटा फ्रक्टोज शुगर। क्या होती है इसमें, इसमें होती है फ्रक्टोज शुगर। अच्छा एक बात और याद रखना, सीमेन के अंदर सेमाइनल वेसिकल का भी फ्लूइड है, प्रोस्टेट का भी फ्लूइड है, बल्बो यूरेथ्रल का भी फ्लूइड है। अब सवाल ये है कि उस सीमेन को बनाने में फ्लूइड मटेरियल सबसे ज्यादा कहाँ से आया है, तो वो आता है बेटा सेमाइनल वेसिकल से। तो एक बात यहाँ पर और ऐड कर लेते हैं हम लोग कि सेमाइनल वेसिकल कंट्रीब्यूट्स 60 to 70% पार्ट। कितना पार्ट बेटा, 60 to 70% पार्ट सीमेन फ्लूइड का 60 से 70% पार्ट किसके कंट्रीब्यूशन से बनता है, सेमाइनल वेसिकल के कंट्रीब्यूशन से बनता है। अब इस सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती हैं, सेमाइनल वेसिकल जिस फ्लूइड का सिक्रेशन करती है वो मेनली किसका बना होता है, फ्रक्टोज शुगर का। फ्रक्टोज शुगर का काम क्या है बेटा, फ्रक्टोज शुगर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होती है, मोनोसाइक्राइड है, ठीक है। और ये शुगर क्या करती है, ये शुगर इस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे हम लोग को क्या होता है, ग्लूकोज लेते हैं तो इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो एल्डोज शुगर है, एकदम सेम वैसे ही कीटोज शुगर एक होती है जिसको आप फ्रक्टोज कहते हो। ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कीटोज में क्या है, कीटोन ग्रुप होता है,
ठीक है। और कीटोन शुगर कौन सी है आपका 6 कार्बन की कीटोन शुगर आप ढूंढने जाओगे ना तो वो कौन सी मिलेगी आपको, फ्रक्टोज मिलेगी। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या है बेटा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्पर्म है। ये क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की ऊर्जा का स्रोत है, फर्स्ट बात। सेकंड इसमें क्या होता है बेटा, सेकंड इसमें होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, ये भी एक तरीके का केमिकल है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन करता क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम यहाँ थोड़ा कम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ज्यादा होता है। देखो, जब इस मेल ने किसी फीमेल के साथ कपुलेशन किया या फिर शारीरिक संबंध बनाया तो मेल क्या करता है, अपना सीमेन जो है वो इजैकुलेट करता है कहाँ पर, फीमेल की वेजाइना में। ठीक है, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है वहाँ पर ये अपना सीमेन छोड़ देता है। और जब ये अपना सीमेन वहाँ पर छोड़ता है तो उस सीमेन के अंदर इस सेमिनल फ्लूइड का भी कुछ पार्ट होगा, है ना, क्योंकि आपका सीमेन किससे बना है, 60 से 70% तो ये सेमिनल फ्लूइड का बना है। तो सेमिनल फ्लूइड में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना, इसका रोल आपको वहाँ समझने में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, बाकी की चीज़ें हम लोग वहाँ समझ लेंगे। ठीक है, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इसका रोल समझ लेते हैं। ये क्या करता है, देखो आपको अगर याद हो तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कभी कि जब क्लास 10 में आई थिंक है ये शायद, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे सीख लेंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए कि जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन एंट्री करता है कहाँ पर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ना, तो उसकी वेजाइना में एक कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। उसकी वेजाइना क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और उसमें जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है, उस सर्विक्स वाला पार्ट बेटा डायलेट होता है, यानी उसका रास्ता जो है ना थोड़ा सकरा होता है, वो थोड़ा सा और ओपन हो जाता है ताकि स्पर्म को ऊपर जाने के लिए रास्ता मिले। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होती है ना, वहाँ पर होता है बेटा पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट का मतलब वो ऊपर की चीज़ों को ऐसे ऐसे करके कहाँ ढकेलता रहता है, वो नीचे ढकेलता रहता है। लेकिन अगर रिवर्स पेरिस्टाल्टिस होगी तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे करेगा ना, जब वो ऐसे ऐसे करेगा तो वो नीचे की चीज़ों को कहाँ ढकेलेगा, वो ऊपर की ओर ढकेलेगा। बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तो इधर देखो। मान लीजिए ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये क्या है बेटा, ये सर्विक्स वाला पार्ट है और ऊपर क्या है, इसका यूट्रस है। ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया बेटा आपका सीमेन। क्या आ गया, सीमेन। जब ये सीमेन आएगा ना तो वो क्या कराता है, सीमेन में क्या है, बहुत सारे स्पर्म है। अब इन स्पर्म को यहाँ पर देखो, ऐसे होता है ये कुछ यूट्रस, ऐसे होती है यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब। ठीक, यहाँ पर होता है बेटा आपका सेकेंडरी oocyte, और इस सेकेंडरी oocyte तक इस स्पर्म को पहुंचना है, तब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवा में बदलेगा। ठीक है, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इस एम्पुलरी पार्ट में। अब देखो यहाँ पर जो सीमेन आया है इसमें स्पर्म है। अब ये इस स्पर्म को बेटा यहाँ से निकलकर इस सर्विक्स को पार करते हुए, फिर इस यूट्रस को पार करते हुए, यहाँ से इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, इसमें मूवमेंट जो चल रहा है ना, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, वो कुछ ऐसे ऐसे चलता है। जब ये ऐसे ऐसे चलेगा तो ऊपर की चीजों को तो नीचे ले जा रहा है, तो ये स्पर्म ऊपर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो करना क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, ये कहाँ पर है, सीमेन के अंदर मौजूद है। ये क्या कराएगा, ये क्या कराता है बेटा, देख दो। सबसे पहले ये जो वेजाइना की वॉल है ना, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है, ये वेजाइना की वॉल है। इसमें क्या कराएगा, इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा। तो जब ये ऊपर की ओर भागेगा, ये तो कराया इसने पहला काम, इसने क्या किया बेटा, वेजाइना में कॉन्ट्रैक्शन कराया तो ये ऊपर की ओर भागा। दूसरा काम इसने क्या किया, ये जो सर्विक्स दिख रहा है, ये जो सर्विक्स दिख रहा है ना, इसको डायलेट कर देगा, यानी इसको थोड़ा सा और ओपन कर देगा। जब इसको और ओपन कर देगा ना तो सीमेन आपका स्पर्म क्या होगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या करेगा, ये यहाँ पर जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रहा था, मतलब ऊपर वाली चीजों को वो नीचे ले आ रहा था, अब क्या करेगा, ये रिवर्स पेरिस्टाल्टिस करेगा, यानी नीचे वाली चीजों को कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या क्या करेगा, पहली बात तो ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ऐसे। जब इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नीचे की चीजें ऊपर भागेंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये रास्ता थोड़ा सा और ओपन हो जाएगा, नहीं सर्विक्स क्या करेगा, डायलेट करेगा। तीसरी बात क्या है बेटा, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो हो रहा था वो ऐसे ऐसे हो रहा था, अब उसको ये किस में चेंज कर देगा, रिवर्स पेरिस्टाल्टिस में, यानी कि ऐसे ऐसे होगा, नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या क्या कर सकता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर सकता है बेटा, इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन इन वेजाइनल वॉल। सेकंड क्या कर सकता है बेटा, ये सेकंड क्या कर सकता है, सेकंड क्या करता है, सर्विक्स को डायलेट करता है। इट डायलेटेड
द सर्विक्स फॉर इजिली पैसेज ऑफ स्पर्म। क्लियर बेटा यहाँ तक। थर्ड क्या करता है, ये थर्ड क्या करता है बेटा, इसमें रिवर्स पेरिस्टाल्टिस कराता है, जिसके कारण आपके स्पर्म्स का अपवर्ड्स मूवमेंट होता है टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब। इट कॉज रिवर्स पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट ड्यू टू विच, मतलब जिसके कारण sperm moves towards secondary oocyte, जो बाद में जाके क्या बन जाता है बेटा, ओवा बन जाता है। यानी सेकेंडरी oocyte की तरफ जो फैलोपियन ट्यूब में होता है, इसकी तरफ sperm मूव करता है, किसके कारण, रिवर्स पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के कारण। एनर्जी कहाँ से मिली, फ्रक्टोज से मिली। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इसका दो काम। थर्ड बात हम क्या लिख लेते हैं, थर्ड बात इससे निकलते हैं बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन तो हो गया, इससे निकलता है बेटा फाइब्रिनोजेन। क्या निकलते हैं, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या करते हैं बेटा, ये हेल्प इन क्लॉटिंग। अब क्या क्लॉट होता है वो बात की बात है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें बेटा, आपकी क्लॉटिंग में। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आपको अगर क्लियर हो गई हो तो प्लीज फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग अगली लाइन पर चलते हैं। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम किसको, प्रोस्टेट ग्लैंड को। अगली हेडिंग लगाओ बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। अगली हेडिंग लगाते हैं बेटा हम लोग क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। पहली बात क्या लिखेंगे, क्या होती है, वन इन नंबर होती है, ये संख्या में कितनी होती है बेटा, एक होती है। करती क्या है, ये कंट्रीब्यूट करती, देखो सीमेन जो बन रहा है उसमें इसका भी तो कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर स्पर्म आया, सेमिनल वेसिकल ने अपना फ्लूइड डाल के स्पर्म के साथ मिक्स करके किसके पास भेज दिया कि जाओ यूरेथ्रा में डाल देते हैं। यूरेथ्रा में जब आ जाता है तो वो फिर आगे किसके कांटेक्ट में आता है, वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड के। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो केमिकल निकलता है, जो भी फ्लूइड निकलेगा, वो इन दोनों से क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे बात को। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, तो ये भी सीमेन बनाती कि नहीं बनाती बेटा, तो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि इट कंट्रीब्यूट 25 to 30% of fluid part of सीमेन। मतलब सीमेन के 25 से 30% फ्लूइड पार्ट को कौन बनाता है, ये बनाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब इसके भी बेटा कुछ इंग्रेडिएंट होंगे। इंग्रेडिएंट का मतलब इसके सिक्रेशन के अंदर भी कुछ चीज पाई जाती होंगी। तो आइए देख लेते हैं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी ये किन चीजों से बना होता है। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है ना, उस फ्लूइड को आप नाम दे दीजिए आप प्रोस्टेट फ्लूइड का। किसका नाम दे दे रहे बेटा, प्रोस्टेट फ्लूइड का। तो चलिए देखिए, जो आपका प्रोस्टेट फ्लूइड था, प्रोस्टेट फ्लूइड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना आपको थोड़ा सा भूल गया था, मिस कर गया था। सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है ना, वो बेटा अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब वो क्षारीय होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड निकलता है, ये फ्लूइड भी कैसे होता है, ये भी एल्कलाइन होता है। ठीक है, अब
इस प्रोस्टेट फ्लूइड के क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं वो समझते हैं। देखो इधर पहला चीज इससे निकलता है बेटा सिट्रिक एसिड। क्या होता है इसमें? सिट्रिक एसिड होता है। अब कभी आपने क्लास 11th में अगर आपने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ी होगी, आई थिंक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप समझ लीजिए। वहाँ पर सिट्रिक एसिड की नीड होती है। तो ये सिट्रिक एसिड क्या करता है बेटा? ये सिट्रिक एसिड प्रोवाइड करता है एनर्जी किसको? स्पर्म को। किसके थ्रू? क्रेब्स साइकिल के थ्रू। क्योंकि क्रेब्स साइकिल में आप जाके आप पढ़ेंगे कभी या फिर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है क्या बेटा? ये प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म वाया क्रेब्स साइकिल। यानी क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये स्पर्म को क्या देता है बेटा? एनर्जी देता है। अब सेकंड क्या निकलता है बेटा इससे? इसमें दिखते हैं आपको कैल्शियम आयंस। क्या दिखते हैं आपको? कैल्शियम आयंस दिखते हैं। फिर थर्ड चीज इसमें क्या दिखता है? कुछ इसमें आपको दिखेंगे क्लॉटिंग एंजाइम्स। क्या दिखते हैं बेटा? क्लॉटिंग एंजाइम्स दिखते हैं। चौथी चीज इसमें क्या होता है? चौथी चीज इसमें होता है प्रोफाइब्रिनोलाइसिस, ठीक है। प्रोफाइब्रिनोलाइसिस का रोल हम पढ़ेंगे कहाँ पर? जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पढ़ेंगे वहाँ पर, ठीक। तो फिलहाल अभी क्या समझते रहे हम? इसमें क्या क्या है? सिट्रिक एसिड है, कैल्शियम है और क्या है? कुछ क्लॉटिंग एंजाइम्स है, ठीक है। ब्लड की क्लॉटिंग आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपको फाइब्रिनोजन भी चाहिए, कैल्शियम के आयन भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए होता है और विटामिन के वगैरह भी चाहिए होता है, ठीक है। तो मेन रोल वहाँ पर होता है फाइब्रिनोजन का और प्रोथ्रोम्बिन का, ठीक है। सेम वैसे ही अभी आपने देखा था सेमिनल वेसिकल में क्या दिखा था आपको? सेमिनल वेसिकल में आपको दिखा था फाइब्रिनोजन। यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ क्लॉटिंग एंजाइम। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से स्पर्म निकला, यहाँ तक आया, यहाँ से उसको मिला सेमिनल फ्लूइड जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? फाइब्रिनोजन। तो जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो ये कहाँ गिर जाते हैं? यूरेथ्रा में गिर जाएंगे। यूरेथ्रा से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इनको किसका सिक्रेशन मिल जाता है बेटा? इनको प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ सिक्रेशन मिल जाता है। यानी प्रोस्टेट फ्लूइड सेमिनल वेसिकल और सेमिनल वेसिकल से निकले फ्लूइड और स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। तो जैसे ही ये मिक्स होता है ना, एक वीक क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? एक क्लॉट बन जाता है, एक थक्का बन जाता है जो कैसा होता है? कमजोर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? एज sperm and seminal fluid comes in contact with prostate fluid, they form a weak clot। सर ये वीक क्लॉट क्यों बना? देख बेटा, अगर वीक क्लॉट नहीं बनेगा तो स्पर्म को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, वो आराम से घूम सकता है। वो इधर उधर क्या करेगा? घूमेगा। और जितना ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा? एनर्जी वेस्ट करेगा। क्योंकि उसको एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पर है? उसको एनर्जी की ज़रूरत है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि वो नीचे से आराम से ऊपर जा पाए, है ना। तो बात समझ आ रही है? तो इसकी एनर्जी वेस्ट ना हो, इसको एक जगह ट्रैप करके रख लेते हैं ना, एक जगह रोक के रख लेते हैं। इस वजह से क्या बन जाते हैं? सीमेन के क्लॉट बन जाते हैं। तो क्लॉट्स क्यों बनते हैं? क्लॉट्स इसलिए बनते हैं ताकि स्पर्म को फ्रीली मूवमेंट ना मिले, यानी वो फ्री होकर मूव ना कर पाए, ताकि उसकी एनर्जी क्या रहे? बची रहे, जो कहाँ काम आए? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीक क्लॉट क्यों बना? वीक क्लॉट बना बेटा टू restrict the movement of sperm to save its energy। उसकी एनर्जी को सेव करने के लिए, उसके मूवमेंट को रोकने के लिए क्या बन गया? क्लॉट, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई बेटा। अब मेरा जो स्पर्म चला था उसमें यहाँ से मिला था सेमिनल फ्लूइड, आगे उससे जाके क्या मिक्स हो गया? प्रोस्टेट ग्लैंड का, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। अब आगे चलते हैं तो हमको कौन सी ग्लैंड मिलेगी? बल्बो यूरेथ्रल। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या लिखते हैं बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लिखते हैं। चलिए,
बेटा क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे हेडिंग लगाओ। आगे लिखो आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। पहली बात क्या लिखेंगे इसके बारे में? पहली बात तो ये लिखेंगे कि ये किसमें होती है, पेयर में होती है। इट अकर्स इन पेयर। पेयर में है यानी कितनी है, नंबर में 2 है। ठीक है, पेयर में कितनी है, 1 है, तो नंबर में कितनी होंगी, तो नंबर में होंगी ये 2। ठीक है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये कैसे दिख रही है आपको, ये पी शेप्ड दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो क्या लिखोगे, इट इज ए पी शेप्ड ग्लैंड। ठीक है, तीसरी बात क्या लिखेंगे बेटा इसके बारे में, तीसरी बात ये लिखेंगे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है ना वो भी अल्कलाइन होता है। तो फ्लूइड comes out from bulbourethral gland is alkaline in nature। कैसा होता है बेटा, वो अल्कलाइन होता है। ठीक है, अब ये जो अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड है ये क्या करता है, इसका भी तो कुछ काम होगा। आइए देखते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब नजर डालते हैं इसके फंक्शंस पर। फंक्शंस पर नजर डालने से पहले हमको ये देख लेना है कि सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकला उसने 60 से 70% कंट्रीब्यूट किया किसमें, सीमेन के फ्लूइड में। फिर हमने देखा कि जो मेरा प्रोस्टेट ग्लैंड थी, ये क्या थी मेरी, ये थी मेरी प्रोस्टेट। प्रोस्टेट से जो फ्लूइड निकला उसने 25 से 30% कंट्रीब्यूट किया किसमें, सीमेन के फ्लूइड में। तो अब ये जो बल्बोयूरेथ्रल है, इस बल्बोयूरेथ्रल से भी तो फ्लूइड निकलेगा, वो फ्लूइड सीमेन फ्लूइड बनाता है। इस सीमेन फ्लूइड को बनाने में वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो बेटा वो करता है 5 to 10%। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक छोटी सी बात और ऐड कर लेते हैं साइड में, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इसको 1 बना लीजिए, 2 बना लीजिए, 3 बना लीजिए और ये वाली बात को आप 4 बना लीजिएगा। ठीक, इट कंट्रीब्यूट 5 to 10% फ्लूइड टू फॉर्म सीमेन। तो सीमेन फ्लूइड बनाने को कितना कंट्रीब्यूट करता है, 5 से 10%। ठीक है, अब इसके क्या फंक्शंस होते हैं पहले तो वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला फंक्शन ये है कि बेटा देखो इधर ये वो रास्ता है ना, ये कॉमन पैसेज है किसका, यूरिन और सीमेन का। इधर से ही यूरिन भी आएगा, इधर से सीमेन भी आएगा। एक आदमी दिन भर में 3 से 4 बार या 5 बार यूरिनेट करता है, तो यूरिन इधर से बार बार आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। देखो ये जो आपका यूरेथ्रा है ना, पीछे कहाँ अटैच होता है बेटा, ये पीछे इस ब्लैडर से अटैच होता है। तो इसमें जब यूरिन भर जाता है ना, तो वो इस यूरेथ्रा के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर किया जाता है। जब हम आप क्या करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, यूरिन बाहर आता है। ठीक है, तो यूरिन क्या होता है, उसमें होता है यूरिक एसिड थोड़ा बहुत, तो ये एरिया क्या कर देता है बेटा, थोड़ा सा वो एसिडिक बना देता है। कैसा बना देता है, एसिडिक बना देता है। अब दिक्कत की बात यह है कि जो स्पर्म है ना, वो एसिडिक मीडियम में जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, उसको एसिडिक मीडियम से बड़ी दिक्कत है। इसीलिए इन सारी ग्लैंड ने अपने जो भी केमिकल्स, जो भी सिक्रेशन बनाए ना, जिस फ्लूइड में स्पर्म को रखा है वो कैसा है बेटा, वो एल्कलाइन है। ठीक है, वो भी कैसा है, एल्कलाइन है। देखो इधर बल्बोयूरेथ्रल का भी एल्कलाइन है, प्रोस्टेट का भी एल्कलाइन है, सेमिनल वेसिकल का भी फ्लूइड कैसा है, एल्कलाइन है। एल्कलाइन मीडियम इसलिए रखा है ताकि स्पर्म उसमें जिंदा रह सके। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर इधर से यूरिन पास हुआ होगा तो इस यूरेथ्रा की दीवार पर हल्का हल्का यूरिन लगा भी हो सकता है। उस यूरिन में अगर एसिडिक कुछ है, एसिडिक मटेरियल, तो उसका भी एविडेंस यहाँ पर दिखेगा, उसका भी सबूत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर थोड़ा भी एसिडिटी है, यानी थोड़ा भी एसिडिक मीडियम है, तो स्पर्म की क्वालिटी क्या होगी, खराब हो जाएगी, है ना।
तो ये जो एसिडिक क्वालिटी है, ये जो आपका यूरेथ्रा का जो ये पार्ट है जिधर से यूरिन गुजर रहा है ना, इसकी एसिडिटी को खत्म करने के लिए, यानी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम आ गया है यूरिन पास होने के कारण, उस एसिडिक मीडियम को खत्म करने के लिए क्या निकालता है बेटा, ये कुछ केमिकल्स निकालता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जो सीमेन का कितना परसेंट पार्ट बनाता है, 5 से 10%। तो पहला काम क्या करता है, ये यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। जो थोड़ा सा यूरिन पास होने के कारण कैसा हो गया था, एसिडिक हो गया था, उसको ये क्या कर देता है बेटा, न्यूट्रलाइज करता है। तो पहली बात क्या लिखेंगे, इट न्यूट्रलाइज, इट न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा, ठीक है। क्यों न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि यूरिन पास होने के कारण यूरेथ्रा हो सकता है कैसा हो गया हो, एसिडिक मीडियम वाला हो गया हो, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब देखो, अब ये क्या करता है बेटा, ये लुब्रिकेशन का भी काम करता है पेनिस के। देखो, जब मेल और फीमेल के कांटेक्ट होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होते हैं, तो उसमें इस पेनिस की एंट्री कहाँ होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होती है। तो वहाँ पर ये आसानी से एंट्री कर पाए और वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो बेटा, फ्रिक्शन कम हो, इसकी वजह से इसको क्या करता है, वो लुब्रिकेट कर देता है, ठीक है। लुब्रिकेट करने का मतलब है कि इसको वो क्या करेगा, इसको वो चिकना बना देगा, जिसके कारण ये आसानी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री कर सकता है। तो ठीक है, तो वो लुब्रिकेशन वाला काम कौन करता है, लुब्रिकेशन वाला काम कौन करता है, वो करता है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कहाँ पर करता है, पेनिस के टिप पर करता है, ठीक है, यानी एंड पार्ट ऑफ पेनिस पर, ये पेनिस का एंड पार्ट है। तो हम क्या कहेंगे, इट लुब्रिकेट्स द पेनिस, इट लुब्रिकेट द पेनिस फॉर इजी क्वाइटस। मेल फीमेल के जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, आपस में जो फिजिकल रिलेशंस बनते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, क्वाइटस कहते हैं, शारीरिक संबंधों को आप क्वाइटस कह रहे हो। तो उस टाइम पर पेनिस को क्या करता है, लुब्रिकेट कर देता है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, आसानी से संबंध बना सके, ठीक है। और दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है कि वो यूरेथ्रा की एसिडिटी को क्या करता है, खत्म कर देता है। क्यों, क्योंकि उसका सिक्रेशन कैसा है, खुद का एल्कलाइन सिक्रेशन है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हो गई हों तो हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं। ग्लैंड्स वाला पार्ट हमने क्या किया है, ग्लैंड्स वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इंटेस्टिस और उसमें होने वाली स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा। फिर हमने एसेसरी डक्ट्स को देख लिया, यहाँ पर जो भी एपिडिडाइमिस, रिलेटेड टेस्टिस, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने क्या सीख लिया आज, हमने सीख लिया बेटा ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। आज हम लोग आगे और बढ़ते हैं और सीखते हैं अपने एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है, ये बायजननांग, जिसके थ्रू क्या करते हैं, कपुलेशन की प्रोसेस करता है मेल, उसी को क्या कहते हो आप, मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं। यानी ये आपका पेनिस जो है, ये मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। तो अगला स्ट्रक्चर किसका पढ़ने वाले हैं बेटा, हम लोग पेनिस का पढ़ने वाले हैं। फटाक साहब इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। देख बेटा, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं थोड़ा सा सीमेंट के बारे में, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा हमको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने थोड़ा सा ही मेंशन किया है, बट किया है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, इससे क्या निकला, इससे जो भी सिक्रेशन निकला है ना, वो एल्कलाइन है, यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर इस वाले रास्ते को भी क्या करता है, वो लुब्रिकेट कर देता है, यानी उससे क्या निकलता है, ऐसे लुब्रिकेंट निकलते हैं ना, जो इस रास्ते को क्या करते हैं, लुब्रिकेट कर देते हैं, यानी चिकना बना देते हैं। अच्छा, जब चिकना रास्ता रहेगा ना, तो स्पर्म को कोई डैमेज नहीं होगा। जब स्पर्म इससे बाहर आएगा ना, तो उसको कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि वो आसानी से स्लिप करके क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता ही है, उसके साथ साथ बेटा इस रास्ते को भी और चिकना बना देता है, ताकि स्पर्म को कोई डैमेज ना हो, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं बेटा सीमेन के बारे में। चलो देखो, जब भी कोई मेल जो है वो फीमेल के साथ फिजिकल कांटेक्ट करता है, यानी शारीरिक संबंध बनाता है ना, तो वो अपने सीमेन को डिस्चार्ज करता है कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो कितना सीमेन वहाँ पर निकलता है, तो जो सीमेन निकलता है ना, उसकी अमाउंट जो है 2.5 ml से लेकर 5 ml हो सकती है पर एजुकुलेट,
यानी एक बार में वो कितना एजुकुलेट कर सकता है बेटा, वो एक बार में 2.5 से लेकर 5 ml तक का सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में छोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस सीमेन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। तो ये 2.5 से लेकर 5 ml में कितने स्पर्म हो सकते हैं, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। कितने स्पर्म्स हो सकते हैं बेटा, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स हो सकते हैं पर क्वाइटस या फिर पर एजेकुलेट। यानी एक एजेकुलेशन में कितना सीमेन बाहर आया, 2.5 ml से 5 ml। उसमें कितने स्पर्म दिखाई देंगे आपको, 200 से 300 मिलियन स्पर्म दिखाई देंगे। ठीक है, अब इनमें से जो होता है वो 60%, कितने परसेंट बेटा, 60% ऑफ स्पर्म। यानी जितने स्पर्म एंट्री किए हैं कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसमें 60% ऑफ स्पर्म शुड बी नॉर्मल इन शेप एंड साइज। यानी वो शेप एंड साइज में कैसे होना चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। जितने स्पर्म एंट्री किए हैं कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसके 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज में होने चाहिए। अब आउट ऑफ दी 60%, इन 60% में भी 40% स्पर्म, कितने परसेंट स्पर्म बेटा, इस 60% का 40%, ध्यान से सुनो, इस तरह का 60% कैसा होना चाहिए, एक नॉर्मल होना चाहिए शेप एंड साइज में, यानी उनके शेप एंड साइज एकदम ठीक ठाक होने चाहिए, जैसा स्पर्म अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था वैसे होने चाहिए। अब इस 60% के भी 40% स्पर्म्स में स्पर्म्स है विगरस मोटिलिटी। क्या होनी चाहिए, इनमें बहुत ताकतवर मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, 60% के 40% में भी क्या होनी चाहिए, ताकतवर विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, यानी ताकतवर मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो बहुत तेजी से मूव कर सके। ऐसा जिस मेल के अंदर दिखाई देता है, यानी जिसके 60% स्पर्म कैसे हो, नॉर्मल शेप एंड साइज में, उस 60% के भी 40% जो स्पर्म्स हैं उनमें क्या हो, विगरस मूवमेंट्स हो, यानी कि विगरस मोटिलिटी हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, ऐसा मेल क्या कहलाएगा बेटा, ऐसा मेल फर्टाइल कहलाएगा। ऐसा मेल क्या कहलाता है, फर्टाइल कहलाता है। क्यों फर्टाइल कहलाता है, क्योंकि ऐसे मेल में फीमेल को प्रेग्नेंट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी ऐसा मेल जो है ना, वो फीमेल एक को फर्टिलाइज ज़्यादा चांस है कि वो कर पाएगा, यानी ऐसे मेल के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर दे। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया बेटा, फर्टाइल। फर्टाइल होने की कंडीशन क्या है, पहली बात तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलेंगे, जिसमें से 60% स्पर्म्स का नॉर्मल शेप एंड साइज में होना जरूरी है। उन 60% के भी 40% ऐसे होने चाहिए जिनमें क्या हो, विगरस मूवमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं बेटा, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक को, जिसका नाम है पेनिस। पेनिस क्या होता है बेटा, ये एक्सटर्नल जेनिटल होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास ऐसे स्क्रोटन था, स्क्रोटन के सामने ऐसा पेनिस होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये ऐसे थोड़ा सा ढीला सा होता है, लेकिन जब सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने होते हैं, जब सेक्सुअल सेंसेशंस आते हैं किसी मेल के अंदर, तो इसमें इरेक्शन आ जाता है बेटा। इरेक्शन आने का मतलब है कि ये कैसा हो जाता है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसको क्या कहते हो, इसको आप कहते हो बेटा एरेक्ट पेनिस। क्या कहते हो, ये एरेक्ट पेनिस कहते हो। इरेक्शन का मतलब इसका हार्ड हो जाना ही क्या है बेटा, इरेक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं किसके बेटा, हम लोग हेडिंग लगाते हैं पेनिस के। तो आइए देखते हैं पेनिस क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये एक बाहर का ऑर्गन है, यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ठीक है, क्या है, एक बाहर का पार्ट है। ठीक है, अब पेनिस को अगर सिंपल वर्ड में कहें तो ये मेल कैपुलेटरी ऑर्गन है। इट इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी ये वो ऑर्गन है ना जिसके सहायता से कोई मेल जो है वो किसी फीमेल के साथ क्या बनाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बनाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस पेनिस को अगर हम
साइंटिफिकली डिफाइन करने की कोशिश करें तब हम क्या लिखेंगे। देखिए जो पेनिस होता है ना बेटा, ये सिलेंड्रिकल एरेक्टाइल कॉपुलेटरी पार्ट होता है। तो क्या लिखेंगे हम, इट इज ए सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल, मैंने अभी कहा ना कि इसमें इरेक्शन आ जाता है, तो ये कैसा पार्ट है बेटा, सिलेंड्रिकल है, इरेक्टाइल है एंड कॉपुलेटरी है, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये वो पार्ट है ना जिसकी हेल्प से मेल जो है ना अपने सीमेन को इजेकुलेट करता है, कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो फटाक से ड्रॉ कर देंगे बेटा हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे होते हैं बेटा इरेक्टाइल टिश्यू। क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। तो ये रेड कलर का एक टिश्यू है जो किनारे किनारे पर है, ऐसे बना लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, उसके बाद फिर इसका ये आगे वाला ऐसे पार्ट आ जाता है। ठीक है, बीच में यहाँ पर देखो ये यूरेथ्रा आ रही है, तो यहाँ से क्या आ रही है, ये ऐसे यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखो इधर, किसी भी पेनिस के ना 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा, 3 पार्ट। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये क्या है, ये कहलाता है रूट। ये रूट वो पार्ट है बाय विच पेनिस अटैच होता है, किससे, बॉडी से, बाय विच पेनिस अटैच्ड विद बॉडी। ये रूट वो पार्ट है ना जिससे आपका पेनिस जो अटैच होता है, किससे, बॉडी से। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा इसका बॉडी पार्ट। क्या कहलाता है, इसका बॉडी पार्ट। और ये जो इसका आगे वाला पार्ट है जो हल्का सा गोल सा होता है ना, इसको आप कहते हैं बेटा ग्लांस, या फिर इसको आप एक और नाम दे सकते हो, ग्लांस पेनिस। ठीक है, पेनिस का ग्लांस पार्ट। अब देखो इसमें जो पेनिस होता है ना वो किसका बना होता है, वो उसमें होते हैं बेटा इरेक्टाइल टिश्यू। क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं लिखता हूँ कि पेनिस है इरेक्टाइल टिश्यू। क्या लिखेंगे बेटा, पेनिस है इरेक्टाइल टिश्यू। ध्यान से सुनो इधर, ये जो पेनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू है, इसके अंदर क्या होता है, आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू में क्या होते हैं बेटा, साइनसेस होते हैं। साइनसेस का मतलब क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर कैविटी होती है। कैविटी होती है, इनमें क्या भर जाता है, इनमें भर जाता है ब्लड। क्या भर जाता है बेटा, इनमें भर जाता है ब्लड। तो ब्लड भर जाने के कारण ये पेनिस में इरेक्शन आ जाता है। देखो जैसे मैंने अभी बनाया था ना, ये ऐसे होता है नॉर्मल। इसके जो इरेक्टाइल टिश्यू है ना, उनके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, यानी कैविटीज होती हैं। उन कैविटीज को हम क्या कहते हैं, साइनसेस कहते हैं। उन साइनसेस में अगर ब्लड भर जाएगा ना, तो इस पेनिस के अंदर क्या आ जाता है बेटा, इस पेनिस के अंदर इरेक्शन आ जाता है, यानी ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के कारण इसकी आसानी से एंट्री हो जाती है, कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि वहाँ पर अच्छे से कॉपुलेशन की प्रोसेस हो सके और इससे निकला हुआ सीमेन जो है वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अंदर तक डिस्चार्ज हो पाए, यानी उसको वो अंदर तक ढकेल पाए। इस वजह से इसका इरेक्शन थोड़ा सा जरूरी होता है। अब इसका इरेक्शन आता कैसे है, देखो जब किसी मेल के अंदर ना सेक्सुअल सेंसेशंस उठते हैं, जब वो कुछ ऐसी चीज़ें देखता है या फिर उन चीज़ों के, खराब चीज़ों के बारे में सोचता है ना, तो उसके अंदर इस तरीके के इरेक्शंस आते हैं। ठीक है, अभी इस इरेक्शन पर और ये आपके इजैकुलेशन पर थोड़ा सा बाद में बात करते हैं कि इसका ब्रेन से क्या कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखते हैं बाद में। फिलहाल आप इतना समझिए पेनिस के अंदर क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। इनमें क्या होता है, साइनसेस होते हैं, कैविटीज होते हैं। इनमें क्या भर जाता है, ब्लड भर जाता है। और इन ब्लड के भर जाने के कारण पेनिस में क्या आ जाता है बेटा, पेनिस में आ जाता है इरेक्शन।
ठीक है, अब आओ देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इरेक्टाइल टिश्यू। तो पहला आप ये रेड कलर का देख पा रहे होगे जो किनारे की तरफ है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप एक नाम देते हो कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या कहा आपने, कार्पोरा कैवर्नोसा। इसके अंदर भी क्या होती है, साइनसेस होती है, जिनके कारण उसमें ब्लड फिल होता है, ब्लड फिल होने के कारण उसमें क्या होता है, इरेक्शन आ जाता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। आप अंदर की ओर ध्यान देंगे बेटा, अंदर की ओर देखेंगे, अंदर की ओर देखो, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ठीक है, आपसे पूछे कार्पोरा कैवर्नोसा कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। देखो एक उधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, ठीक है, 2 क्या, इसको आप मान लो कहाँ होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है। अब ऐसे समझो कि अंदर की ओर क्या दिख रहा है आपको, ये अंदर की ओर दिख रहा है बेटा एक और इरेक्टाइल टिश्यू। ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये दूसरा इरेक्टाइल टिश्यू है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बेटा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या कहते हैं इसको, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इन दोनों को कंबाइन करके, इसको एंड इसको कंबाइन करके हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, ये है हमारे इरेक्टाइल टिश्यू। क्या है, यही हमारे इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, साइनसेस होते हैं, इनमें ब्लड फिल हो जाता है, जिसके कारण इसमें इरेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात आप ये देखिए कि जो ग्लांस वाला पार्ट है, ऐसे सवाल आते हैं आपका नीट वगैरह में, ऐसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब चलो अच्छा, अभी एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि ये जो ग्लांस वाला पार्ट है ना, ये केवल किसका बना हुआ है, इस पार्ट में केवल और केवल क्या मिल रहा है आपको, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज ओनली फॉर्म्ड बाय कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही क्या बना होता है बेटा, हमारा ग्लांस पेनिस बना होता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हूँ तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हो गया। अब ये बीच वाला पार्ट जो है ना, इसी को आप क्या कहते हैं, ये जो ब्लू कलर का पूरा पार्ट है ना, ये क्या है, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा को चारों ओर से कवर कौन रखता है, यूरेथ्रा को चारों ओर से कवर रखता है आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देखो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट ही इसके चारों तरफ है कि नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आप क्या लिख लो, यूरेथ्रा लिख लो। चलो एक चीज और याद रखना बेटा, इसके ऊपर ना एक स्किन होती है, इसके ऊपर ना एक कवरिंग होती है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर की जो कवरिंग है ना, इसको आप प्रीप्यूस कहते हो। ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन पाई जाती है, इसको प्रीप्यूस कहते हो, या फिर इसी को आप क्या कहते हो बेटा, फोर स्किन कहते हो, ठीक है। ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन पाई जाती है, ये प्रीप्यूस कहलाती है या फिर फोर स्किन कहलाती है। अब आपका ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है खत्म। अब इससे आगे थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। देखो बियॉन्ड द एनसीईआरटी थोड़ा सा सीख लो प्लीज़, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट में आपका कुछ चला नहीं जाएगा। 10 मिनट तो आप ऐसे ही घूमते खेलते हंसते खेलते रील सरकाते हुए बिता देते हो, ठीक है। तो रील सरकाने से अच्छा है 10 मिनट में कुछ सीख ही लेते हैं, है ना। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट करो बेटा, फिर आगे बढ़ें। चलो चलो अब देखो, मैंने 2 टर्म सिखाई आपको। एक तो मैंने सिखाया इरेक्शन, और दूसरा टर्म सिखाया था बेटा आपको इजैकुलेशन। इरेक्शन क्या होता है, जब भी आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी को वॉच करते हो या फिर सेक्सुअल थॉट्स ले आते हो ना, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस के कारण क्या होता है, आप में इरेक्शन की प्रोसेस होती है। तो पेनिस में क्या आता है बेटा, पेनिस की जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, उनके ब्लड साइनसेस में ब्लड फिल हो जाता है, जिसके कारण अब उनमें इरेक्शन आ जाता है। तो ये इरेक्शन जो है बेटा, ये क्या है, इरेक्शन जो है ना, वो आपकी बॉडी के पैरासिम्पैथेटिक
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में होता है बेटा? वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। ऐसे इजैकुलेशन की प्रोसेस है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव के ट्रैक्ट के अंदर मेल अपने सीमेन को डिस्चार्ज करता है ना, उस प्रोसेस को इजैकुलेशन कहा जाता है। इजैकुलेशन किसके कंट्रोल में होता है बेटा? वो होता है आपके बॉडी के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब याद करिए आप क्लास 11 का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जो आपका है, वहां पर आप ये देखोगे ना कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होते हैं उस नर्वस सिस्टम का जो ऑटोमेटिक होता है, तो उसको आप कहते हो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी एएनएस। किसका पार्ट होता है? ये एएनएस का। यानी ये इरेक्शन और एजैकुलेशन की प्रोसेस जो है ना, किसके कंट्रोल में होती है? आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एडिशनल फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग लगा लोगे बेटा, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। सॉरी, चैप्टर नहीं फिनिश हो जाएगा यार, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक कौन सा फिनिश होगा? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ठीक है, तो गर्मी में कुछ समझ आ नहीं रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं फिलहाल, चलो ठीक है, वो हो जाता है थोड़ा। आप क्या हेडिंग लगाओगे बेटा? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एडिशनल फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। ठीक है, चलो अब सुनेंगे ध्यान से चीजें। देखिए, सबसे पहले क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक मेल है, वो आ गया कहाँ पर? एट प्यूबर्टी, यानी वो आ गया क्या बेटा? प्यूबर्टी पर, यानी उसके अंदर मैच्योरिटी आना स्टार्ट होने वाली है। तो जब वो प्यूबर्टी पर पहुंचेगा, तो ये जो मेल है, इस मेल के हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा बेटा? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम देते हो इसको? ये है आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब इस GnRH का काम क्या है? ये पहुंचेगा कहाँ पर? ये पहुंचता है बेटा आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पर। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है बेटा, उसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ पर पहुंचा ये? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी को इसने एक्साइट करके यहाँ से दो हार्मोन्स को निकलवाया। एक हार्मोन को नाम दिया FSH एंड LH। ठीक है, कौन कौन से दो हार्मोन निकला है? FSH और LH। FSH क्या होता है बेटा? ये है आपका है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है बेटा? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। LH क्या है बेटा? LH को आप कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या करता है? FSH इंड्यूस करता है किसको? सर्टोली सेल्स। किसको इम्पैक्ट डालता है बेटा? सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल के फंक्शंस को अब ध्यान से देखना है, जो हमने पढ़ रखा है पहले से, और अब जो पढ़ेंगे उसमें क्या डिफरेंस है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? इसके फंक्शंस। सर्टोली सेल अच्छे से काम कब करेगी? जब इस पे क्या होगा? FSH होगा। पहला काम क्या करते हैं बेटा? ये पहला काम प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट, टू
स्पर्म्स। और जो स्पर्मोजेनिक सेल्स होती हैं, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, स्पर्मेटिड, इन सबको क्या देता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है क्या, नरिशमेंट। ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, ये ऐसे फैक्टर को रिलीज करता है, रिलीज फैक्टर्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। अब याद अगर बेटा लास्ट क्लास में स्पर्मियोजेनेसिस मैंने बताया है आपको। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, ये आपके स्पर्मेटिड्स हैं जो राउंड शेप सेल्स हैं, इन्हीं का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है और ये क्या बन जाते हैं, ये ऐसे स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है। तो ये इन राउंड सेल्स का इस तरीके के एलोंगेटेड सेल्स के रूप में चेंज होना, इन स्पर्म में चेंज होना क्या कहलाता है बेटा, इस प्रोसेस को आप स्पर्मियोजेनेसिस कहते हो। स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं बेटा, वो सीक्रेट होते हैं सर्टोली सेल्स। अगला काम क्या करती है बेटा, अगला काम करती है, ये बनाती है बेटा ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या बनाती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। अब ऐसे छोटा सा बात समझो कि आपका जो स्पर्म है ना, वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में कभी नहीं आता। अगर आ जाएगा ना तो आपकी WBCs क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। बड़ी अजीब बात है, आपकी बॉडी की ही सेल को आपकी ही WBC खत्म कर रही है। तो देख बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन, WBC कब बनी होंगी, WBC तब बनी थी ना जब वो बच्चा कहाँ था, अपनी माँ के पेट में था, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में था, तब उसकी WBC फॉर्म होना स्टार्ट हुई थी। तो WBC के साथ में और सारी जो सेल्स बन रही थी ना, WBC ने उनको पहचान लिया कि ये हमारी बॉडी की ही सेल्स हैं। ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में जिन सेल्स का निर्माण हुआ हमारी बॉडी में, उनको WBC ने उस पर अपना एक मोहर लगा दिया कि अच्छा ठीक है, इनको हम गारंटी दे देते हैं कि हमारी ही बॉडी की सेल्स हैं। ठीक है। उस पर एक मोहर लगा दी कि हाँ इसको हम पहचान लेंगे। लेकिन होता क्या है कि आफ्टर 14 to 15 ईयर, यानी 14 से 15 साल बाद जब वो बच्चा प्यूबर्टी पर पहुंचता है, तब उसमें क्या बनते हैं, तब उसमें बनते हैं स्पर्म्स। क्या बनेंगे बेटा, तब बनेंगे उसमें स्पर्म्स। अब स्पर्म्स बन कब रहे हैं, स्पर्म्स तो बन रहे हैं सर 14 ईयर बाद। ठीक है। तो 14 ईयर बाद जो स्पर्म बन रहे हैं वो क्या उस एम्ब्रियोनिक सेल जो पहले से थी क्या उसके जैसे हैं, नहीं है, वो उससे अलग हैं। तो ये बॉडी में जो नए सेल्स बन रहे हैं ना, क्या वो WBC आपको उनको पहचान पाएगी, उसको तो लगेगा ये तो बाहर की सेल है। अब बाहर के सेल के साथ क्या करती है WBC, खत्म कर देती है उनको। तो स्पर्म को भी क्या करेगी, वो खत्म कर देगी। तो आपकी सर्टोली सेल क्या बनाती है बेटा, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। इतनी बात समझ आई। ठीक। और एक खास काम करती है बेटा जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है बेटा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स रिलीज करती है। अब ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं वो बात की बात है। इतनी बात समझ पाए आप। 4 चीज तो यहाँ पर साफ साफ दिख रही है, पहले से हमको पता था ये बात। अभी हमको क्या पता चला कि स्पर्मियोजेनेसिस में भी कुछ फैक्टर्स इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। फिर हमें क्या पता चला कि ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, यानी ब्लड के कांटेक्ट में कभी नहीं आने देती किसको, स्पर्म को। फिर क्या करते हैं बेटा, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करती है। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन अब क्या करेगी, इसको आगे देख लेंगे। फिलहाल एक और चीज इससे निकलता है बेटा, इससे निकलता है एक हार्मोन, जिस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। क्या निकलेगा बेटा इससे निकलता है इनहिबिन। ठीक है। क्या निकलेगा इससे, इनहिबिन निकलेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, ये इनहिबिन क्या करता है, ये सब बात की बात है। फिलहाल अभी क्या देखो, LH क्या करता है बेटा, LH पहुंचता है सेल्युलोफेरस ट्यूब्यूल की लिडिक सेल्स में। कहाँ पहुंचता है वो, लिडिक सेल्स में। लिडिक सेल्स में पहुंचने के बाद वो लिडिक सेल से निकलवाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलवाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकला, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है ना, थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है, मतलब हल्का होता है। तो ये जो सर्टोली सेल ने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकाली है ना, ये कंसंट्रेट करती है बेटा किसको, इट कंसंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट कर देती हैं, ड्यू टू विच, यहां पर बना के लिखता हूं, ड्यू टू विच टेस्टोस्टेरोन इज मोर फंक्शनल, यानी ये अच्छे से काम करता है। ठीक है। यहां तक बात समझ आई बेटा।
अच्छा, अब जब हमें सबकी आवश्यकता नहीं होगी तब इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन का भी काम देख लो। इनहिबिन क्या करता है, ये निगेटिव फीडबैक देता है। निगेटिव फीडबैक का मतलब ये किसी को मना करता है। मना किसको करता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, क्या निकालने के लिए, एफएसएच को ना निकालने के लिए, यानी एफएसएच के सिक्रेशन को स्टॉप करने का प्रोसेस कौन करता है, इनहिबिन करता है। तो इनहिबिन का छोटा सा काम यहाँ लिख लेते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन gave negative feedback to anterior pituitary to stop, क्या करने के लिए बेटा, रोकने के लिए, टू स्टॉप एफएसएच सिक्रीशन। एफएसएच के सिक्रीशन को रोकने के लिए इनहिबिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को इंड्यूस करता है कि अब आप क्या करिए। इंड्यूस क्या करता है, इसको रोकता है, ठीक है। तो सप्रेस ही करता है कि आप मत करिए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ इनहिबिट करता है, सॉरी इंड्यूस नहीं करता है, वो इनहिबिट करता है। तो इनहिबिट करने का मतलब क्या है कि वो उसको रोकता है कि अब एफएसएच को निकालना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा हमने क्या सीख लिया है, यहाँ तक हमने सीख लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और कैसे उसका थोड़ा सा इनिशियल हमने यहाँ पर देख लिया था कि कैसे उसके पार्ट्स होते हैं। आगे वेजाइना होती है, सर्विक्स होता है, फिर यूट्रस वगैरह सारी चीज़ देख सकते हैं। अभी तक हमने जो प्रॉपरली सीख लिया है ना, वो क्या है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होता है खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।